नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सीधे जुड़ लेते हैं आदि अचिंत जी के साथ और कई घटनाक्रम हैं एक्चुअल में एक-एक करके ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि ये जितनी घटनाएँ हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं, इनके मतलब क्या हैं और इनका परिणाम क्या होगा, प्रभाव क्या होगा? तो सीधे जुड़ लेते हैं आदि जी के साथ। आदि जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। आदि जी, पहला डेवलपमेंट तो ये है कि पाकिस्तान का कोई जनरल ढाका पहुंचा है किसी प्रतिनिधिमंडल के साथ, तो जाहिर है हम लोगों की थोड़ी-सी एक अलर्टनेस जो है वो अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सालों बाद, बल्कि दशकों बाद ऐसा हो रहा है कि इस स्तर का कोई सैन्य अधिकारी ढाका पहुंच रहा है। उनकी यात्रा का कोई खास मकसद, या मुनीर ने जो एक बार धमकी दी थी कि साहब अ, ईस्ट की तरफ से कुछ इस बार पाकिस्तान शुरू करेगा, कुछ वैसी तैयारी कुछ है? कोई गलतफहमी तो नहीं है दिमाग में उनके? सर पहले थोड़ा-सा करेक्शन है, ये पहले भी जा जा रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है। अभी मैं आपको बताऊँ अगस्त के महीने में पाकिस्तान आर्मी का डायरेक्टर जनरल जॉइंट स्टाफ ढाका गए थे, ठीक है? उसके बाद उससे पहले अगस्त शुरू जुलाई-अगस्त के टाइम पे 2 मेजर जनरल, एक नाम है अमीर अफज़र और दूसरा नाम है आलम आमिर अवान, ये 2 गए ये थे। मतलब यूनुस के आने के बाद शुरू हुआ है ना? जी, 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 उसके जी। उसके पहले नहीं था, उसके पहले जी, नहीं। और जी। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास इधर-उधर गए हैं, उसके बाद मेनली ये म्यांमार की तरफ गए हैं, उससे पहले भी 2 ब्रिगेडियर पकड़े गए थे। पकड़े क्या गए थे, मतलब नज़र में आए थे कि ये जब ये उस तरफ गए हैं। सर देखिए चक्कर क्या है, मैं आपको बताऊँ, बांग्लादेश एक ऐसी जगह बन चुका है जहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ आज गेम खेल रही हैं, ठीक है? और यहाँ पर एक ही इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, यहाँ पर बहुत बड़ी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जिनका अपना-अपना सबका एक एक उनका जो भी उनका अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, वर्चस्व है, उनका क्या है, वो अपने आप देख रही हैं। नाउ इसको अगर आप थोड़ा-सा ब्रेक डाउन करके देखें सर, हर एक जो देश यहाँ पर इन्वॉल्व है, यूएसए का गेम क्या है, यहाँ पर जो उसने एक रेजिम चेंज करा था, उसको सॉलिडिफाई करना है, उसको एक बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल के अंदर एक बेस बनाना है, उसको चाइना को तंग करना है, उसको इंडिया पे भी थोड़ी नज़र रखनी है। चाइना को देखेंगे, चाइना ने जब यूएस हटा था वहाँ से, चाइना के बहुत सारा लॉस हुआ था, उसकी 5,000 फैक्ट्रीज़ थी सर। चाइना ने कोई 15 से 20,000 बंदे अपने खर्चे पे बांग्लादेश में वापस भेजे थे कि जाके प्रोटेस्ट करो, शेख हसीना को हटाओ। अब वो उल्टा ही पड़ गया उसका। सो चाइना भी खुश नहीं है जो भी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। तीसरा, जैसे चाइना को देखेंगे, अगर आप वहाँ पर इस्लामिज़्म फैलता है तो चाइना को खतरा होता है। चौथा, पाकिस्तान की कोशिश है कि पुराने एनएसईएन के नेटवर्क्स, उल्फा के नेटवर्क्स, इनको ज़रा रीएक्टिवेट किया जाए और थोड़ा मतलब गेम सीधा किया जाए, वहाँ पर भारत को दोबारा से तंग करने की कोशिश की जाए। यहाँ पर जोड़िए उन ड्रोन स्ट्राइक्स को जो म्यांमार में सडनली हुई इन्हीं गुटों के ऊपर, तो आपको कुछ दिखेगा वहाँ पर। रशिया का इंटरेस्ट है सर, बिकॉज़ रशिया भी बे ऑफ बंगाल में आना चाहता है और रशिया का एक बहुत पुराना इंटरेस्ट है बे ऑफ बंगाल में ऑपरेट करने का, इंडियन ओशन में ऑपरेट करने का। एंड आखिर में भारत का इंटरेस्ट है कि यहाँ बांग्लादेश की ज़मीन भारत के अगेंस्ट में ना यूज़ की जाए। तो जब आप इतने सारे इंटरेस्ट देखते हैं, तो सर हर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी जो होता है, वो अपने इंटरेस्ट की तरफ से कार्य कार्य करता है और अपने इंटरेस्ट को रखने के लिए उधर पे फिर अपने कनेक्शन बनाता है और ये चीज़ें करता है। तो पाकिस्तान का वही है। मैं आपको यहाँ बताऊँ कि हमारे भी मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक मेजर जनरल साहब 1 डेढ़ महीने पहले वहाँ पर थे। 1 डेढ़ महीना क्या, 10-15 दिन पहले वहाँ पर थे। एमआई के हमारे थे वहाँ पर। हम भी वहाँ पर थोड़ा बात करके आए हैं, उनको समझा के आए हैं। ठीक है? तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और ये पब्लिक में रिपोर्ट हुआ था, ये कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ नहीं बता रहा मैं आपको कि हमारे भी इंटेलिजेंस के लोग वहाँ पर गए थे। देखिए सर, 2-4 चीज़ें हुई हैं वहाँ पर बांग्लादेश में, जहाँ पर आपको थोड़ा-सा उठ के थोड़ा-सा नोटिस लेना पड़ता है कि क्या हो रहा है। जी। एक वो जो अमेरिका का जो एक बंदा था, जो उनका स्पेशल फोर्सेस का बंदा था, वो ठुका। उसके बाद अभी खबर आई है कि आईएसआई का एक बंदा ठुका। उसके बाद हमारे देश में लोगों ने खबरें सुनानी शुरू कर दी कि चाइना में मोदी जी को मारने के लिए कुछ वहाँ पर गेम चल रही थी। देखिए, मैं आई मीन लोगों की अपनी एनालिसिस हो सकती है, मैं किसी को गलत और कोई इधर-उधर नहीं बोलता, बट मेरी एनालिसिस मुझे ये कहती है
कि मोदी जी के पीछे कुछ अगर प्लॉट वहाँ चाइना में तो नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि एक अमेरिकन एजेंट चाइना के अंदर जाके इतना बड़ा करेगा तो वो चाइना भी इतना बेवकूफ नहीं है, ठीक है? ये जो एक्टिविटी थी ये इस रीजन के अंदर है सर। अगले आप देखिए कुछ समय के अंदर कहाँ-कहाँ पे इलेक्शंस हैं। इसको थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। म्यांमार में इलेक्शंस हैं, बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस हैं, बंगाल के अंदर इलेक्शंस हैं, बिहार के अंदर इलेक्शंस हैं और ये सारे इलेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बिहार का इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको बांग्लादेश का गेम खेलना है और अपना वेस्ट बंगाल को सीधा करना है, तो आपको बिहार और झारखंड को ब्लॉक करके रखना पड़ेगा, उस तरफ से असम को ब्लॉक करके रखना पड़ेगा। जब आप अंदर गेम खेलो तो यहाँ से बाहर ना भागें लोग। झारखंड में आपको पता ही है सोरेन साहब तो ऑलरेडी पलट मार चुके हैं, ठीक है? बिहार के इलेक्शन के अंदर वो बोलते हैं मैं महागठबंधन के नीचे नहीं हूँ। वो इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहते। तो कुछ तो वहाँ पर हुआ है, तो इधर पे और आपको पता ही है उधर पे अमित शाह का इम्प्रिंट काफ़ी सोरेन के पास काफ़ी ज़बरदस्त है। ठीक है? उससे बैक एंड पे भी बातें चल रही हैं। तो बिहार अगर आपका इलेक्शन सॉर्ट आउट होता है, अगला झारखंड आपका सेट है, तो आप जब बंगाल के अंदर घुसेंगे, ऊपर से आपने असम से बंगाल को पकड़ा हुआ है और यहाँ से आपने बिहार को पकड़ा हुआ है, उसके बाद आप जितने भी ये कचरा है, उनको वहाँ से भगा सकते हो। तो आपका मल्टीपल इंटरेस्ट है। बट इस इलेक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे, मोदी जी की ट्रैवल रहेगी बिहार में और याद करिए 2013 का टाइम जब मोदी जी की रैली के अंदर ही एलईटी का ब्लास्ट हुआ था। गांधी मैदान में। जी। ठीक है ना? तो देखिए जो खतरा है वो मोदी जी को बाहर नहीं है, वो मोदी जी को घर के अंदर है। ये थोड़ा-सा एक करेक्शन है जो मैं बोलना चाहूँगा मेरी मेरी एनालिसिस की वज़ह से। मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये एक एनालिसिस है, मेरे पास कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स तो आती नहीं, तो मैं डेफिनिटिवली तो बोल नहीं सकता। देखिए सर, ऊपर से अगर आप एक और तरह से इसको देखेंगे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हुई हैं कि एक आईएसआई का एजेंट मरता है, एक अमेरिका का एजेंट मरता है, एयरपोर्ट में सडनली आग लग जाती है, गारमेंट फैक्ट्रीज़ के ऊपर बहुत सारी आग लगती है, एयरपोर्ट में राशन सामान उड़ जाता है। ये सब चीज़ें आपको बताती हैं कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच में एक नहीं मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बीच में लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान का यहाँ पर रोल रहा है कि अमेरिका का थोड़ा हेल्प करे और अमेरिका के हेल्प के साथ-साथ अगर वो भारत को भी थोड़ा तंग कर सके जब अमेरिका नहीं देख रहा है इस तरफ, तो वो भी करने को उसको तैयारी है। तो वहाँ पर कनेक्ट करिए कि वो कौन से ग्रुप्स हैं, वही हैं एनएससीएन और उसके बाद आपका आता है उल्फा। और अगर आप देखेंगे कि भई ये म्यांमार में जो हमने मारा है, वही ग्रुप्स को मारा है। सो ये नहीं है कि सर उनकी तरफ से ही सब कुछ हो रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर रहे। काफ़ी चीज़ें बैक एंड पे होती हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। क्योंकि आपके इंटरेस्ट को अगर आपको सिक्योर करना है तो कई बार ये हाथ गंदे भी करने पड़ते हैं। ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमको। और कोई कर भी रहा हो तो मेरे को ज़्यादा उसके अंदर वो नहीं है। आखिर में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा सर, ये चलेगा थोड़ा टाइम तक जब तक आप एक रूल ऑफ लॉ नहीं लेके आएँगे। यहाँ पर एक और चीज़ हो रही है जो इलेक्शन चल रहा है जहाँ पर पीटर हास करके एक आदमी है सर अमेरिका के डिप्लोमैट हैं, जो बाय द वे पीटर हास अमेरिकन एम्बेसडर थे शेख हसीना के साथ। जब शेख हसीना का पलट हुआ था, उसके 5 दिन के पहले 5, 7, 10 दिन के पहले वो बांग्लादेश से मतलब एक लिंक्डइन पे एक पोस्ट डाल के भाग गए वहाँ से कि साहब मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं थैंक यू सो मच करके वो भाग गए। आज वो वापस आए हैं एज़ द एलएनजी एक कंपनी है वहाँ पर एक्सकैलिब्रेट करके ऐसी कोई कंपनी है। उसके हेड बन के आए हैं जहाँ पर बांग्लादेश के ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को थोड़ा-सा जो बे ऑफ बंगाल में 1-2 इनके ब्लॉक्स हैं, उनमें से गैस-वैस निकालने की कोशिश की जा रही है। अब इस गैस के चक्कर में बीच में एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रखते हैं ये लोग, गारमेंट सेक्टर के अंदर इन्फ्लुएंस है इनका। तो वहाँ पर अभी देखेंगे इनकी ये पीटर हास साहब बाय द वे पिछले 2 महीने में 6 बारी बांग्लादेश आके जा चुके हैं एंड वहाँ पर वो जो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का बंदा है, उसके साथ उसकी कोई कन्वर्सेशंस भी हुई हैं। इसके बारे में मेरे पास तो इंटेलिजेंस है, मैंने अपने चैनल पे भी कवर करा है। तो इट डज़ सीम लाइक कहीं न कहीं कुछ इंटरफेरेंस की बात चल रही थी, प्लस एक कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है चिटगांव हिल ट्रैक में सर, जहाँ पर जो चकमा पॉपुलेशन है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उ उनको निकालना है वहाँ से। तो अगर आप देखेंगे अभी पीछे कुछ समय से अराकान न्यूज़ में देखेंगे और वहाँ की न्यूज़ में देखेंगे कि वहाँ पर जो चकमा ट्राइब्स है और जो बुद्धिस्ट ट्राइब्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी हमले चल रहे हैं, उनको वहाँ से भगाने की कोशिश करी जा रही है। ताकि वो एक जो कॉरिडोर बनाना चाहता है अमेरिका, वो बनाएगा। और वो गंदे काम कराए जा रहे हैं पाकिस्तान बैक्ड जो इनकी गंदी वाली आर्मी है जो जिहादी आर्मी है उनसे ये काम कराते हैं। तो सर काफ़ी कुछ हो रहा है ये। रेजिस्टेंस भी है, ये लोग करने गए थे, ऐसे ही कुछ काम अमेरिकन को भी दिखाने लेके गए थे वहाँ पर ये जी देखो हम ये कर रहे हैं। वहाँ पर किसी ने गोली चला दी सर 15 बांग्लादेशी ढेर हो गए थे उधर पे। तो इतना ईज़ी नहीं है सर देखिए जब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ घुसती है ना सर किसी जगह के अंदर फिर देखिए वो ह्यूमन कॉस्ट, ये कॉस्ट, वो कॉस्ट साइड हो जाता है सर। ये बड़ा गंदा गेम होता है
एंड देखिए सबसे बड़ा लूज़र इसके अंदर एक ही रहेगा व्हिच इज़ बांग्लादेश। बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपने दी हैं और वाक़ई अगर कोई लूज़र होगा तो वो बांग्लादेश होगा। ये यूनुस भी निकल लेगा यहाँ से कुछ समय सर बाद। यूनुस ऑलरेडी 3 कंट्री से बात कर रहा है इस टाइम पे, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम और फ्रांस तीनों से बात कर रहा है कि किस तरह से उसको असाइलम मिल जाए अगर कुछ ना हो। अब देखिए यहाँ पर चक्कर क्या है, यूनुस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अपनी आर्मी में जो जिहादी फैक्शन है, उसको जोड़ के वो एक आईआरजीसी टाइप जो ईरान का एक नेशनल गार्ड है, उसकी तरह बनाने की कुछ कोशिश करी जाए ताकि एंड यूनुस ने सर अपने आप को पार में रखने के लिए अपने आस-पास जिहादी बसा रखे हैं। तो वो इनको यूज़ करता है ताकि वो अपनी लेजिटिमेसी बना सके और जिहादियों को भी ये पसंद पता है कि भई हम लोग तो बाहर किसी से बात कर कर नहीं सकते, हमको तो साला कुछ बोलना-बालना आता नहीं है। ये है थोड़ा अंग्रेज़ी-वंग्रेज़ी बोलता है तो इसको रखो यहाँ पर ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से कई डेवलपमेंट इधर मैं देख रहा था आदी जी। जी। एक तो यूएन में पाकिस्तान ने ये कबूल किया है कि साहब हम जिहादी भेजते हैं कश्मीर में और उसने कोई किसी रूल का भी हवाला दिया है शायद 1991 का कोई वो कह रहा है कि उसके अनुसार स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए जो है हम या कोई भी देश मदद कर सकता है ऐसे लोगों की जिनकी ज़मीन को ऑक्यूपाई किया गया हो या दबा करके रखा गया हो और वहाँ पर किसी तरह का कोई अत्याचार किया जा रहा हो। ये तो परफेक्ट केस बनता है साहब, यूएन में स्वीकारोक्ति और एफएटीएफ का भी एक डेवलपमेंट मेरी आँखों के सामने है, जिसमें ये कहा गया है कि हमने 2022 में इनको कुछ अहर्ताएँ पूरी होने के बाद ग्रे लिस्ट से बाहर किया था। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि डिजिटली कुछ फंडिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं। जिहादियों को भर्ती किया जा रहा है। अभी जानकारी मिली थी कि करीब 1500 जिहादी भर्ती किए थे लश्कर ने और जिसमें कुछ महिलाओं को भी भर्ती किया गया है। तो ये पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो पाकिस्तान घिरेगा या नहीं घिरेगा? देखिए सर ये जो यूएन का उसने स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा क्लियरली बोल रहा है कि देखो कश्मीर में भारत ये करता है वो करता है उसी वजह से ये लोग बनते हैं हम तो सिर्फ मॉरल सपोर्ट देते हैं ये सब बकवास की बात है और इस टाइम पे सर पाकिस्तान एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे बैठा है यूएन में यूएनएससी में बैठा हुआ है नॉन परमानेंट मेंबर है उसके बाद सैंक्शंस कमेटी के अंदर बैठा हुआ है जो टेररिस्ट को सैंक्शन वैंक्शन करते हैं अपने आप को शक्ल में देख बिना देखे बाय द वे तो पाकिस्तान को इस टाइम पे लगता है कि यूएन के अंदर उसको थोड़ा-सा एक सपोर्ट है इधर-उधर का। एंड कल अगर आप जयशंकर जी की भी बात सुने, उन्होंने भी बड़ा क्लियरली बोला है कि यूएनएससी को शर्म आनी चाहिए कि भैया 2-3 सुपर पावर्स हैं, उसके अंदर 2-3 बड़ी-बड़ी पावर्स हैं, वो टेररिज्म के नाम पे पॉलिटिक्स खेलती हैं और उनका टेररिज्म टेररिज्म होता है, हमारा टेररिज्म टेररिज्म नहीं होता। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट वो तो टेररिस्ट को हेल्प भी करते हैं और टेररिस्ट को शील्ड भी करते हैं। तो एक बड़ा उन्होंने किसी का कंट्री का नाम नहीं लिया बट एक बड़ा काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया इस चीज़ के ऊपर जो एक बड़ा यूनिक सा स्टेटमेंट था। देखिए सर पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा की मूवमेंट्स इस टाइम पे ये जा रहे हैं एकदम आईसिस की तरफ से एंड पिछले कुछ समय में पहले सफीउल्लाह कसूरी जो आजकल का लश्कर-ए-तैयबा का हेड है, हाफिज़ सईद को अभी थोड़ा साइड में रखा हुआ है बिकॉज़ वो एक तो बुड्ढा भी हो रहा है और दूसरा बहुत ज़्यादा पब्लिक में है वो। तो शफीउल्लाह क कसूरी है और एक और दूसरा इनका आईसिस का बंदा है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका गफ़ारी गफ़ारी करके उसका कुछ नाम है। ये दोनों मिले थे सर। एंड काफ़ी समय से ये टेररिस्ट ग्रुप्स के अंदर अगर आप देखेंगे कि आईसिस के अंदर लश्कर-ए-तैयबा की काफ़ी रिक्रूटमेंट चल रही है। सर चक्कर क्या है कि पहले एक ज़माने में लश्कर-ए-तैयबा होती थी क्लोज़ अल-कायदा के सर एंड मैं आपको बताऊँ कि इस्लामाबाद में 2002 में एक रेड हुई थी सर, जिसमें 4 पाकिस्तानी पकड़े गए थे एंड वो नहीं 4 हाँ 4 पाकिस्तानी पकड़े गए थे, 2 तुनिसियन पकड़े गए थे जो जो अफ़गानिस्तान में कुछ ट्रेनिंग वेनिंग कर कुरा के वापस आए थे एंड उस उनके साथ इनकी अल-कायदा की ट्रेनिंग मैनुअल मिली थी अमेरिकन्स को। तो एंड तो ये चीज़ थी। नाउ आज क्या हुआ है सर अल-कायदा का जो इतना
पकड़ थी वो इतनी है नहीं, क्योंकि उसके ग्रुप्स भी टूट गए, ये सब हो गया, उनकी लीडरशिप खत्म हो गई। आज जो मेन ग्रुप बाहर है वो या तो आपके लोकल रीजनल ग्रुप्स हैं छोटे वाले, या फिर आईसिस है जो एक ग्लोबल एजेंडा लेके चलता है। नाउ यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी होगी कि सर ये जो लड़कियों का रिक्रूटमेंट एंड दिस दैट, ये सब पूरा एक आईसिस का गेम है सर, जो आईसिस पहले भी करता था। आपको याद होगा केरला से भी 3 लड़कियां भागी थी यहाँ से पूरा उस टाइम पे रिक्रूटमेंट करके एंड ऑल दैट। तो सर जभी भी आईसिस एक जगह पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, वो दे ट्राई एंड रिक्रूट लड़कियों को भी एंड लड़कों को भी साथ में लेके जाते हैं। एंड ये चीज इन्होंने मिडिल ईस्ट में भी करी थी। मेरे हिसाब से सर आईसिस का यहाँ पर इस जगह पे कुछ ना कुछ एक्शन होने वाला है, बिकॉज पाकिस्तान इस टाइम पे बहुत डेस्परेट है, एंड पाकिस्तान आर्मी के पास, आर्मी के आईएसआई आईसिस को कंट्रोल करती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनका जो लीडर है वो एक टाइम पे अमरुल्लाह साले जो इनका वाइस प्रेसिडेंट होता था अफगानिस्तान का, ये उनका बॉडीगार्ड है सर। ठीक है, बॉडीगार्ड था, अब तो खैर आईसिस का लीडर है। एंड ये लीडर साहब रहते हैं अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान के पेशावर के कंटोनमेंट के अंदर एज द गेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। नो, यहाँ पर काउंटर गेम भी चल रहा है सर। काउंटर गेम ये चल रहा है कि बलोच जो हैं अफगान के थ्रू आईसिस को भी ठोकना शुरू कर दिया है लोगों ने। 1 डेढ़ महीना पहले बलोचों ने आईसिस के एक कैंप को जो मस्तंग के पास है, उसको पहाड़ों के अंदर उसको जाके वहां पर ठोका था, 35-40 मारे थे। उसके बाद थोड़े बहुत बच-पुच के भागे थे, उसी कैंप में दोबारा बलोचों ने अटैक करा और 75 मारे उसके बाद। और उसके बाद आईसिस के 2 कमांडर्स कराची के अंदर ठोके थे। ये एक बड़ी फनी ऑर्गेनाइजेशन है सर, बाय द वे, आईएसआईएसके बोलते हैं, खोरासान प्रोविंस। इसकी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं आईएसपीपी, वलिया, जी। पाकिस्तान प्रोविंस, बट उसको उर्दू में वलिया बोलते हैं, आईएसपीपी। नाउ आईएसपीपी को आईएसकेपी यूज करता है पाकिस्तानी आर्मी को थोड़ा सा सेट करने के लिए कि भाई साहब जरा थोड़ा लाइन में रहना। तो इसी चक्कर में 2 पुलिस वाले ठोक दिए अभी आईएसपीपी ने जाके कराची के अंदर। तो ये सर देखिए, ये किसी के बस में नहीं है। इनका अपना दिमाग है। अगर पाकिस्तान की आईएसआई या कोई सोचता है कि ये हमारे बस में है, हम इनके साथ कुछ कर लेंगे। हाँ, थोड़े बहुत इधर-उधर ये लोग एक्टिविटी, एक्शन इधर, अभी रशिया में जाके बॉम्ब ठोक दिया तुमने, ईरान में फोड़ दिया, इंडिया में कुछ कर दिया, अमेरिका में कुछ कर दिया, यूरोप में कुछ कर दिया। ये कर पाएँगे ये लोग सर, बियॉन्ड दिस इतना इतना इनके पास कंट्रोल नहीं है। सर दूसरा मैंने जैसे बोल रहा था, ये एक आईसिस की टेक्नीक है जहाँ पर लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों के लिए। तो लड़कियों को रिक्रूट करना, एंड मैं किसी भी लड़की के लिए कोई गलत चीज़ नहीं बोल रहा, पहले ही हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बट आईसिस की तरफ से जो फाइंडिंग्स आई है, लड़कियों को रिक्रूट करना उनके लिए ईज़ी पड़ रहा था, एंड इट वाज़ मच ईज़ियर टू रिक्रूट देम। एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था थोड़े टाइम पहले असम में या कहीं पे यहाँ पर साउथ में, एक आधा कुछ एक छोटा-सा इंसिडेंट था जहाँ पर ये टेररिस्ट पकड़े गए थे। सर उनकी जो लेडी थी जो रेडिकलाइज़ उसको कर रही थी, वो एक माल्दीवियन लेडी थी। ठीक है? तो वो लेडी मालदीव्स की थी, एंड उसकी तरफ से रेडिकलाइज़ किया गया था इनको भारत में। एंड ये कोई सामने मिल-मुला के नहीं करा था सर, ये सिर्फ़ ऑनलाइन करा था। तो ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए सर। प्लस देखिए एक और चीज़ है, अगर आप लेडीज़ को भेज सकते हो, लेडीज़ थोड़ी सॉफ्ट टारगेट्स होती हैं, आपको पता ही है, बुर्का ये वो सब कुछ होता है। एंड लेडीज़ के पीछे काफ़ी पहले भी वेस्ट में भी ये यूज़ हुई हैं, जहाँ पर दे हैव क्रिएटेड क्वाइट अ बिट ऑफ चैलेंजेस। तो यहाँ पर भी ये रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे गेम प्लान को सर। जी। बिल्कुल सही आपने 1500 लेडीज़ को भर्ती करने की बात चल रही है। ये एक और ये भी जानकारी मिल रही है आदि जी कि जब से ये अटैक हुए हैं 9 आतंकी ठिकानों पर, उसके बाद से इन्होंने 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं, फंड फंड जुटाए हैं। और जो सर पैसे का टेंशन नहीं है सर, पैसे तो इनको देखिए ऐसा है, मैं आपको सही में बताऊँ, पैसे तो बड़े आराम से इनको मिल जाते हैं, कोई इतनी इश्यू नहीं है इनको पैसे की। क्योंकि देखिए ज़कात-वकात ये वो इधर-उधर काफ़ी मिलता है इनको, और ऊपर से ड्रग्स बेचते हैं, लड़कियाँ बेचते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, तो ये तो होता ही है सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक और खबर आ रही है, पाकिस्तान की एक स्ट्रैटेजिक जो है विशेषज्ञ हैं, ये हैं आयशा सिद्दीक, एक यूट्यूब आशीष चैनल सिंघिया। पे। जी, इन्होंने ये कहा है कि हाल में जो ये परमाणु बम की फिर से धमकी दी थी आसिम मुनीर ने, उन्होंने कहा कि ये गीदड़ भभकी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और
इन्होंने ये भी कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी जनता को एड्रेस कर रहे हैं और कुछ नहीं। इनमें दम नहीं है कि ये इस तरह की कोई हरकत करें। और उन्होंने तो ये भी कहा कि भारत भी अभी फौरी तौर पर युद्ध नहीं चाहता है। तो कोई भी देश नहीं चाहता, लेकिन अगर आप कोई इसकी या उस तरह की कोई हरकत करेंगे, तो भारत सबक सिखाने से पीछे थोड़ा रहेगा। भारत तो इंतज़ार कर रहा है कि गलती करे ये। देखिए सर, ये आयशा सिद्दीका, हाँ, थोड़ा बहुत दिमाग है इनके अंदर, थोड़ा बहुत इनके पास एक्सेस भी है, बट मैं किसी भी इन लोगों का विश्वास नहीं करता। दूसरा सर, एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये जो गीदड़ भभकियाँ हैं, न्यूक्लियर एंड ऑल दैट स्टफ, जो पहले उसने एक गीदड़ भभकी दी थी टैम्पा, फ्लोरिडा में, अमेरिका में बैठ के, उस धमकी से कहीं कम थी ये वाली तो। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि किसी ने इसकी हवा निकाली है कि भाई ओए बेवकूफ, ज़रा बकवास बंद कर यार, मार खाएगा। वैसे भी देखिए सर, ये अपने आप चला नहीं सकते वेपन्स को। इनके इनके पास जो टारगेटिंग डेटा और ये सब है ना, अभी जिस तरह से अमेरिका यहाँ पर घुसा है, अमेरिका इनको ये सब चीज़ें करने नहीं देगा। तीसरा सर, सबसे बड़ी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, आसिम मुनीर इस टाइम पे बहुत डेस्परेट पोज़ीशन में है। अपने ही बंदों को उसने मरवाया टीएलपी में, उसके बाद टीएलपी को बैन कर रहे हैं। आप देखिए पॉलिटिकली काफ़ी वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। एफएटीएफ ने कल रात को एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई साहब, आप निकल गए होगे ग्रे लिस्ट से, इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम आपकी नैया पार हो रखी है, तो ज़रा बच के रहिए। आप ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ैक्शंस नहीं कर सकते यहाँ पर। और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ैक्शंस क्या हैं सर? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ैक्शंस हैं ये जो ट्रम्प के साथ इन्होंने डील करी है। अब ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ इन्होंने डील करी, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाया, उसके लिए ये पैसे माँगने गए थे आईएमएफ ने भगा दिया था इनको। तो ये वार्निंग पहले भी दे चुके हैं इनको कि यार तुम ये सब ना करो, तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास इन इसका काफ़ी एविडेंस है, तो ये फँसते हैं। सर, आसिम मुनीर के लिए एक बैटल ऑफ सर्वाइवल है। पाकिस्तानी आर्मी की जो आईएसआई है इस टाइम पे, वो अफ़गानिस्तान में ठुक रही है। बांग्लादेश में, जैसे मैंने आपको बताया, उसके ऊपर इश्यूज़ हैं और कहाँ पर वो हो रखी है। अ, यू सी पाकिस्तान के अंदर इतने सारे इश्यूज़ हैं। हमारे साथ उसकी बैंड काफ़ी बज रही है, तो यू कैन सी कि ये वो इतना ईज़ी नहीं है उसके लिए। द जो गेम है, जो एक टाइम पे बड़ा एकदम ईज़ी सा गेम होता था, वो बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है उसके लिए आज। एंड जो वो गेम ईज़ी उसके लिए था, वो अ, उसको वहाँ पर लाने के लिए ये पूरी मेहनत कर रहे हैं कि अमेरिका को हमने ये बेच दिया, वो बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बट वो हो नहीं रहा सर इनसे। तो अभी देखिए, किसी भी जगह पे आके ये लोग कहीं न कहीं कुछ भी करने की कोशिश करेंगे। कहीं से भी, किसी तरह से भी कुछ ना कुछ करो। किसी तरह से कुछ ना कुछ कुछ हाथ-पैर मारो, ताकि अपना एक दिखा सकें कि भैया हम लड़ सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर अभी भी दम है। तो ये सर मरेंगे सर, इनको भी पता है ये बहुत बुरी तरह मरेंगे, लेकिन इनको ये भी पता है अमेरिका खड़ा है अभी थोड़ा साथ में, तो थोड़ा ये जैसी वो परवेज़ मुशर्रफ था ना सर, परवेज़ मुशर्रफ भी जब तक अमेरिका उसके साथ में खड़ा था, तो बड़ा ऐं-ऊँ करके घूमता था, अपने बाल-शाल सीटे हैं-हैं करता रहता था सारा टाइम। जहाँ अमेरिका गया, फिर आपने हालत देखी उसकी क्या हुई। तो ऐसे ही हो रहा है सर इनका। परवेज़ मुशर्रफ के बारे में तो किसी ने बड़ा भारी खुलासा किया है कि हमने सीआईए का कोई पूर्व अधिकारी है, उसने कहा है कि हमने उसको खरीद लिया था और उसने सर ये परमाणु हाँ, परमाणु बमों की चाबी जो है वो अमेरिका को सौंप दी थी। सर जॉन किरियाकू है, उसने पाकिस्तान में ऑपरेट करा है 2001-2002 के करीब में। मैं पूरी तरह से चाबी की बात तो नहीं करूँगा, बट कहीं न कहीं मैं आपको ये बताऊँ, जो कमांड सेंटर जो बना हुआ था इनका न्यूक्लियर वेपन्स का चकलाला में, नूर खान बेस के नीचे जो बना हुआ है, अ, उसका पूरा सिस्टम जीई ने बनाया है, उसके दरवाजे और ये सब चीज़ें, पूरा जो कनेक्टिविटी है वो बनाया है। किराना हिल्स में जब ये टेस्टिंग-वेस्टिंग करते थे, तो अमेरिकन बोलते थे, "बेवकूफों, ऐसे मत करो यार, हम तुमको इक्विपमेंट देते हैं।" सेफ्टी इक्विपमेंट पूरी दी, हेलीकॉप्टर दिए, जहाज दिए, सब कुछ ये सब दिया कि तुम ये रखो, अच्छे से सामान रखो। और उसी टाइम पे से जब जब अमेरिका भी इन्वॉल्व होता था, अमेरिका के भी वेपन्स-शेपन्स होते थे, तो पाकिस्तानी साथ में रख लेते थे उसके। तो काफ़ी कंट्रोल था। 2007 तक ऐसी हालत हो रखी थी कि परवेज़ मुशर्रफ थोड़ा वीक वीक पोज़ीशन में था। उसके बाद 2008 का हमला हुआ, फिर और जूते पड़े इनको। पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। 2009 में स्वात में इनकी हालत खराब थी। पेशावर पूरा उड़ा हुआ था। बजौर जो आज ऑक्यूपाइड है, उस टाइम पे वहाँ पर ऑफेंसिव चल रहा था तालिबान का। बड़ी हालत खराब थी इनकी। तो उस टाइम पे बड़ी डर था इनको अमेरिकन्स को कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो हाँ, कुछ किया होगा इन लोगों ने उस टाइम पे, तो उसमें मैंने तो काफ़ी बारी शोज़ करे
कि पाकिस्तान ने तभी अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो एक जगह पे नहीं रखे सर, उन्होंने 15-20 जगह गड्ढे खोद-रोद कर चारों तरफ डाल रखे हैं। और उनके मैप्स मैंने दिखाए हुए हैं अपने चैनल के ऊपर। तो ये है सर, बिकॉज़ उनको पता है कि कल को ऐसा ना हो। और भारत का भी एक प्लान होता था 80s में, जब इंदिरा गांधी जी पीछे हट गई थी। उसके बाद इज़राइल का एक प्लान था, उसके भी पीछे हट गई थी। और अब देखिए आपने किराना हिंस पे मारा है, तो उनको एक बड़ा क्लियर हिंट मिलता है कि भारत कुछ करेगा तो पंगा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और ये क्या हो रहा है साहब? सिंधु जल समझौता मोदी जी ने पहलगाम के बाद स्थगित किया, और अब मैंने सर जब से ये तालिबान वाला प्रकरण हुआ है, तब से अफगानिस्तान बहुत आक्रामक मुद्रा में है। कुनार नदी पर एक बांध बना रहा है। वो सुनार ही नहीं है। देखिए काबुल नदी पे की जो 3-4 ट्रिब्यूटरीज़ आती हैं, एक महानदी ऐसी कुछ करके एम से नाम है। उसके ऊपर आप बना रहे हो डैम, $239 मिलियन का पूरा पैसे दे रहे हो। इसके लिए भी मेरे ख्याल से पैसे-पूसे आप ही दे रहे होंगे। अब ये तो सर होना ही था। अब इसमें क्या बोलूँ मैं? सुखाएँगे तो दोनों तरह से सुखाएँगे ना। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ आपको ये देखनी चाहिए, जो खैबर पख्तूनख्वा का रीजन है, वो ये काबुल रिवर पे कम से कम नहीं तो 30 से 40% तक डिपेंडेंट है। तो अगर आप ये नदी बंद कर लो, तो इनकी ये तो गए। तो ये है सर। अब देखिए, अब आप इन्होंने कितने, अब ये क्यों घुस रहे हैं बांग्लादेश में? ना घुसो इधर पे। तुम सोचते हो तुम बांग्लादेश में जाओगे, हम चुप रहेंगे, तो फिर ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब बोलते हैं ना सर, बांग्ला औकात से बांग्लादेश बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। पर बांग्लादेश तो किसी नदी का मुंह मोड़ नहीं सकता पाकिस्तान की तरफ। अब उसके चक्कर में पाकिस्तान का मुंह मुड़ जाएगा ना सर। अब ये सर, ये लोग बेवकूफ हैं, सोचते नहीं है कि ये लोग हमेशा सोचते हैं कि दूसरा कंट्री कुछ करेगा नहीं। और भारत ऐसे ही था, कुछ करता नहीं था। अब भारत ने करना शुरू करा है तो रोते हैं ये। तो ठीक है, रोने दो। कोई अब उसके रोने पे हम लोग रोकेंगे तो नहीं। और पानी यहाँ से भी बंद होगा, वहां से भी बंद होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर। आज एक और खबर बड़ी सुर्खियों में है कि पेंगोंग लेक के उस पार चीन ने बड़ा भारी खेल कर दिया है। लद्दाख में एलएसी के पास उसने विशाल एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर दिया है। और ये नवभारत टाइम्स से लेकर के कई अखबारों में आज उनके पोर्टल्स पर पड़ी हुई है। जानकारी दी जा रही है कि साहब, जो झड़प हुई थी उसके बाद जो स्टैंड ऑफ रहा, और फिर 4 साढ़े 4 साल बाद दोनों सेनाएं पीछे हटी, लेकिन चीन जो है वो तैयारी कर रहा है। तो ये केवल एक तरफा रिपोर्ट है? केवल नहीं। चाइना की तैयारी दिखाई दे रही है इन लोगों को? हाँ सर। देखिए, अपनी तैयारी के बारे में कोई कुछ बोलता नहीं है। ये पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम लगाया है सर इन लोगों ने, जो वहाँ पर इनका लोकल एरिया है। और वहाँ पर इनका देखिए जो पेंगोंग लेक के उस तरफ इनका एक छोटा-सा हेडक्वार्टर है खुनार फोर्ट के अंदर। पुराना जनरल जोरावर सिंह का फोर्ट था। फिंगर 8 के बाद जाके आगे खुनार फोर्ट है वहाँ पर। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है सर। इसमें कोई इतना वो होना नहीं चाहिए। इट्स नॉट मच ऑफ अ चैलेंज, क्योंकि आप भी यही चीज़ें करते रहते हैं। ये तो सर, दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ बेसिक। आपने 4 एयरफील्ड खोल दिए उनके सामने। आप हेलीकॉप्टर पैड्स बना रहे हो, आप ये कर रहे हो, रोड्स बना रहे हो, अरुणाचल प्रदेश में पूरी-पूरी रोड बना रहे हो। तो सर उसको भी अपना देखना है। आई मीन उसमें कोई बुराई नहीं है। और आई एम श्योर हमारी फोर्सेस ने भी देखा होगा इसको क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या-क्या डाल रहे हैं। तो करेगा सर। उसको ये भी तो दिखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में, यार चलता नहीं, थोड़ा और डालो यार आगे। 4 लगाओगे, कम से कम 1 तो चलेगा। इट्स नॉट आदि जी दैट बहुत दैट दिस थिंग सर, बट होती हैं ये चीज़ें। दिस इज़ कॉल्ड बिल्ड अप रेस। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आदि जी, जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू थैंक यू। सो मच। नमस्कार। नमस्कार।